Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. ठीक है, फिजिक्स की क्लास है और बच्चों को ज्वाइन होने दो। बोलो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, Yes, डेली ma'am. एक, हाँ तो डेली जैसे सर ने बताया था एक चैप्टर डेली हम लोग कवर करेंगे और उसी का तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा, राइट? Yes, ma'am. हम्म। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारे पास कितने कितने टॉपिक है। पहले तो देखो डायमेंशन, ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा आता है एरर्स। तो तीन इंपॉर्टेंट जो मेजर टॉपिक हैं वो तुम्हारे डायमेंशंस हैं, फिर तुम्हारा एरर्स है और फिर है तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एक बार पास्ट ईयर का ट्रेंड देख लेते हैं। देखो 2020 में भी कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में भी पूछे गए हैं। तो मतलब 20 क्वेश्चन, यानी तो एक पेपर, मतलब ये सारे पेपर्स में मिला के जितने भी शिफ्ट में जितने भी पेपर्स हुए हैं सब में मिला के देखो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करें। ठीक है, अब एक बार ये देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, डायमेंशन से। ठीक है, तो डायमेंशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद तुम्हारा नंबर है एरर्स और यूनिट्स का बराबर सही लगा लो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डायमेंशन को हम लोग अच्छे से करेंगे आज। डायमेंशन से बहुत सवाल आते हैं। तो देखो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई बताएगा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? वो भी क्वांटिटी मेजर करी जा सके, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी देखो क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ हो गई, वेट हो गई, टाइम हो गया। ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखो हम लोगों को कंपेयर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को, उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए, है ना। यूनिट मतलब कि जैसे अभी हम लोग किसी भी चीज को, मान लो मुझे कोई भी लिक्विड में कोई चीज चाहिए तो हम लोग यूनिट यूज कर लेते हैं लीटर, है ना। अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए, सॉलिड की कोई चीज हो गई, तो हम लोग किस में मेजर कर लेते हैं, केजी में, है ना। केजी में मेजर कर लिया। तो ये क्या हो गई, ये एक हमें यूनिट दे रहा है कि हम किसी चीज को रेफरेंस ले सकते हैं। ये रेफरेंस दे रही है। जैसे पुराने जमाने में हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते थे तो किससे कर लेते थे, ऐसे हाथों से ही मेजर कर लेते थे। तो वो क्या था, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं देता था किसी भी चीज को मेजर करने की, है ना। क्योंकि वो वेरी करता था, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा भाई। किसी के हैंड का साइज अलग होगा, किसी के पैर का साइज अलग होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए।
ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रखने का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? एक तो सुटेबल साइज, ठीक है, कि साइज कैसा होना चाहिए कि मान लो अब तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी यूनिट का यूज करते हैं बताओ? मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना, इस तरीके मीटर, से कि अगर हम बड़ी यूनिट मेजर कर रहे हैं तो ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो बड़ी है। अगर छोटा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एक ऐसी यूनिट हो जो छोटी हो साइज में, ठीक है। इनवेरिएबल यानी पर जगह टू जगह वेरी ना करे, यानी रीजन टू रीजन वेरी ना करे। और एक्सेप्टेंस मतलब अगर तुम लोग यहाँ पर किसी भी लिक्विड को लीटर्स में ले रहे हो तो इंटरनेशनली भी वो यूनिट एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे लीटर्स में यूज कर रहे हैं और वहां पर किसी और यूनिट में यूज हो रहा हो, तो वो चीज भी यूनिट नहीं रहेगी। अब मान लो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे तुमने 28 मीटर लिख दिया, 28 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड एम, मीटर जो इसका पीछे लिखा हुआ है ये क्या है? ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, कोई बताएगा? 7 कितनी फंडा 7 ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? वेरी गुड, 7 होती है ना। 7 हमारे पास बेसिक यूनिट है और 2 हमारे पास जो नई ऐड हुई है वो, जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो कुल मिला के 9 है, पर फंडामेंटल बेसिक 7 है और जो नई सप्लीमेंट्री है वो 2 है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट है? देखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अब किसी भी चीज का, किसी सब्सटेंस को मेजर करना है तो हम लोग किस में मेजर करते हैं? मोल्स में। तो सब्सटेंस के लिए फंडामेंटल यूनिट हो गई मोल्स। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। 7th होती है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बस यहीं पढ़ेंगे। उसका ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। वेरी गुड। ये हो गई 7 फंडामेंटल यूनिट जिनकी हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट देखो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये ऐसी यूनिट्स हैं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। डिफाइन किससे करते हैं? थीटा से। तो किसी भी प्लेन एंगल को कैसे निकालते हैं कि मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, ये आर्क हो गई और ये रेडियस हो गई, ये आर्क लेंथ है, तो थीटा किसके बराबर होता है? थीटा किसके बराबर होगा? L/R थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा हो गया L बाय आर के बराबर। अब देखो लेंथ किस में नापी जाती है? मीटर्स में, और रेडियस भी मीटर्स में। तो थीटा कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। हाँ, तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, बट ये एक यूनिट है। मतलब थीटा ऐसी क्वांटिटी है जिसकी हमारे पास यूनिट है बट वो डायमेंशनलेस है। यूनिट रेडियन बट कोई डायमेंशन नहीं है। सिमिलरली सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो सॉलिड एंगल क्या है, जब हम लोग सॉलिड एंगल कैसे मान सकते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास किसी वॉल्यूम का, किसी एरिया का एंगल लेना है, कि मान लो मेरे पास ये ना एक एरिया है, ये एरिया किसी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करेगा उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। कि मतलब ये मेरे पास इतना एरिया है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यही एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है। और जो नॉर्मल एंगल होते हैं, जो 2D में अभी हमने एंगल्स लिए हैं, ये क्या होता है? ये किसका एंगल है? देखो किसी भी लेंथ का, किसी आर्क का एंगल है ना। बट यहाँ पर जो एंगल है ये किसका एंगल है? एरिया का, कि ये जो एरिया है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो देखो फॉर्मूला भी क्या है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और वहां पे क्या था? थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो वो लेंथ का एंगल था, ये एरिया का है, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशनलेस। तो मतलब सॉलिड एंगल भी यूनिट तो है। क्या यूनिट है सॉलिड एंगल की? डायमेंशनलेस। अरे यूनिट, ये तो डायमेंशनलेस है बट यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये रहा। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। किससे डिनोट करते हैं? ओम से, ठीक है। ओम। ओके, अब रेडियाई को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या?
डिग्री में, Yes, ma'am. बहुत आसान है। पाई में कितने एंगल्स होते हैं? 180 डिग्री, 180 degree. है ना भाई। 1 पाई में हमारे पास Okay. 180 डिग्रीज होते हैं, यानी 1 रेडियन। पाई क्या मतलब क्या होता है? 1 रेडियन। 1 radian. 1 रेडियन क्या होता है? 1 degree. पाई रेडियन, है ना। ये हमारे पास पाई रेडियन में 180 डिग्री है। पाई, ये रहा, ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तुमसे कितने भी, अब मान लो 1 रेडियन पूछा, तो 1 रेडियन 180 बाई पाई। अब मैं तुमसे Pi पूछती हूँ by मुझे pi. 5 रेडियन बताओ, तो तुम क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे। Yes. ये क्या हो गया? 5 रेडियन। तो इसी तरीके से तुम लोग कन्वर्ज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये कन्वर्जन हो गया। अब Yes, ma'am. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, अब देखो, सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ी है ना। अगर मैं यूनिवर्स में पहुंच जाऊं, सोलर सिस्टम में पहुंच जाऊं, तो वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मैं वहां पर मीटर की यूनिट लेके जाऊंगी तो उसमें जो जीरोस लगेंगी वो बहुत अनकाउंटेबल्स हो जाएंगी, अगर मैं मीटर में बात करूं तो, है ना। Yes, ma'am. तो अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऐसी डिस्टेंसेस के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, Sun यानी and अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो किस में मेजर करी जाएगी? एयू में। Earth. Yes, ma'am. एयू में मेजर करेंगे। तो Astronomical unit. 1 एयू देखो, अगर किलोमीटर्स में पूछे किसकी 1 एयू किलोमीटर्स में कितना रेंज आता है, तो 10 टू पावर 6 किलोमीटर। 1 अगर, हाँ and जी, 6. अगर पूछे मीटर्स में तो कितना हो गया? 10 टू द पावर, अच्छा एक सेकेंड, 15 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर हो गया ना। Yes, तो ma'am. 10 टू द पावर 7 किलोमीटर, 115 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर। तो इस तरीके से रेंज भी याद रखना 1 एयू का। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस। अब देखो, ये तो हो गया 1 एयू। इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है हमारे पास, कौन सी? Light year. लाइट ईयर। इससे बड़ी एक यूनिट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर कोई डिफाइन करेगा क्या होता है लाइट ईयर? देखो, सबसे बड़ी बात, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है, ध्यान रहे। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पर क्या यूनिट है कि लाइट जो है एक साल में कितना डिस्टेंस कवर Yes. करेगी। भाई लाइट को बोल दो अभी टाइम 0 है, अब एक साल बाद लाइट जितना डिस्टेंस घूमेगी 365 दिनों में, वही डिस्टेंस लाइट ईयर है। अब तुम सोचो, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो लाइट की वेलोसिटी है। तो ये Yes, वेलोसिटी ma'am. और तुम्हें 365 डेज का टाइम, अब इस डेज को उसमें सेकंड्स में चेंज कर लेना, तो तुम्हारा जो लाइट ईयर का डिस्टेंस निकल के आएगा वो देखो 10 टू पावर 12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर का 10 टू द पावर 12, और जो वो था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था उसका डिस्टेंस था 10 टू द पावर 7, ये 12। ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में भी रिलेशन देखो। एक लाइट ईयर का जो वैल्यू है वो 6000, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक साल में जो लाइट है इतनी बार सन से अर्थ आ जा सकती है ना। 6000 भाई, एक यू का मतलब क्या है? 63241 इंटू 1 एयू। 1 एयू का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, सन एंड अर्थ का 63,241। ठीक है। तो ये टर्म्स भी याद करना, 63241 जो भी है, ये याद रख लेना। अब इससे भी बड़ी एक यूनिट आती है पारसेक। अब इससे भी बहुत लार्जर यूनिट है। देखो, लाइट ईयर भी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। अब इससे भी बड़ी यूनिट आती है पारसेक, जो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस निकालने में यूज करेंगे या जो भी है। अब पारसेक का मतलब क्या है? देखो, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया था कि तीनों को अरेंज कर दो, कुछ ऐसा सवाल आया था पीवाईक्यू में। अब ये भी पता होना चाहिए कि पारसेक होती क्या है। क्या होती है पारसेक? देखो, मान लो ये 1 एयू की आर्क है। ये क्या है? एक आर्क है, कितनी? 1 एयू की। अब ये आर्क किसी पॉइंट पे ना एंगल सबटेंड कर रही है। ये 1 एयू की तुमने आर्क बनाई, अब ये एंगल सबटेंड कर रही है। कितने का एंगल सबटेंड कर रही है? देखो भाई, आर्क 1 एयू की है, तो एंगल जो सबटेंड करेगी वो भी 1 आर्क सेकंड कर रही है। ठीक है। Yes, ma'am. अब
अब 1 आर्क सेकंड क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि 1 आर्क सेकंड इंटू डिग्री, तो कितना होता है 1 आर्क सेकंड इंटू डिग्री? 1/3600 ऑफ आ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री का 1/36 पार्ट कर दोगे तो वो आर्क सेकंड के बराबर होगा। तो अब ये तो 1 AU की आर्क होगी, ये 1 आर्क सेकंड का थीटा हो गया। अब जो ये रेडियस निकल के आएगी ना भाई, थीटा क्या होता है? ये क्या होता है? आर्क लेंथ, यानी ये रेडियस होती है और ये होता है थीटा। अब आर्क 1 AU है, थीटा क्या है? 1 आर्क सेकंड, तो ये किसके बराबर होता है? देखो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो ये रेडियस है ना बच्चों, यही रेडियस किसके बराबर होती है? 1 पारसेक के बराबर। समझ रहे हो? पारसेक का मतलब क्या है? अगर तुमने एक आर्क ली, 1 AU की आर्क ली, वो 1 AU की आर्क किसी पॉइंट पे 1 आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड कर रही है, वही यूनिट क्या है? उसकी रेडियस जो है वही क्या है? पारसेक। जैसे ये जो रेडियस आई, ये क्या देगी तुम्हें? पारसेक का डिस्टेंस देगी। ठीक है, अब पारसेक देखो कितनी, 10⁻13 किलोमीटर, तो वो था 10⁻7 AU, और लाइट ईयर कितना था? 10⁻12, है ना? 12 था ना, और ये कितना है? 10⁻, एक सेकेंड, हाँ 10⁻13, और इन दोनों में रिलेशन कितना है? 1 पारसेक जो है 3 लाइट ईयर्स के बराबर है। ठीक है, क्लियर? बोलो। यस मैम। तो आपको Yes, ma'am. किलोमीटर्स में Yes, ma'am. पावर्स को एक बार याद रख लेना, 10⁻7, 12 एंड 13। अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा यूनिट पारसेक, फिर उससे छोटा हमारा लाइट ईयर, और फिर उससे लाइट छोटा ईयर इससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, वेरी गुड। तो ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन आया था, सेम ये इसी बेस पे। अब बात करेंगे डायमेंशंस की। ठीक है, डायमेंशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर जितना आसान है उतना लगता नहीं है। कई बार डायमेंशन देखने में तो आसान लगेगा, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो या तो समय लग जाएगा या सोचेंगे कि करना क्या है। तो देखो अब आसानी से हो जाएंगे। क्या तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का? डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशंस क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ के, जो अभी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ के आए हो, जो भी अभी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ के आए हो, उनकी देखो डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे चार्ज को मेजर करना है, अब चार्ज तो कोई फंडामेंटल यूनिट है नहीं, कि है? इस चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट, No. No, ma'am. है ना? तो अब No, ma'am. मेरे पास क्या ऑप्शन है? जितनी भी यूनिट है मैं उनको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगी? फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में, है ना? अब फंडामेंटल यूनिट की टर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त हो सकता है कि उनकी कुछ पावर आ जाए, है ना? उन्हीं पावर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? उन्हीं पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो जो उनकी पावर जो आएंगी उनको डिराइव करने के लिए वही हमारी डायमेंशंस है। ठीक है, जैसे कि देखो एरिया। अब एरिया की खुद की कोई यूनिट नहीं है। अब एरिया को हमने किस में डिराइव किया है? देखो लेंथ में, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, हाँ कि ना? Yes, ma'am. तो ये लेंथ, हाँ, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। अब देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिफाइंड कैसे किया है? टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो 1/t लिखा है, तो t की पावर -1, ये क्या है? डायमेंशन आ गया कि भाई फ्रीक्वेंसी को मैंने किसी फंडामेंटल यूनिट में प्रेजेंट करना है, तो जो इसका डायमेंशन आया यही क्या है? डायमेंशन है। अब ऐसी एक्सीलरेशन, इम्पल्स, तो इम्पल्स का देखो क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। अब याद रखने की चीज क्या है यहाँ पे? तुम तो कहोगे कि मैडम ये आप क्या पढ़ा रहे हो? तो देखो याद रखने की चीज क्या है यहाँ पर? फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन याद रखना है क्या? ml t माइनस 2. हाँ, ये याद रखना है। दूसरा क्या, किसका डायमेंशन याद रखना है? एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2 ml2 t minus माइनस। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये एनर्जी का और किस किस का होगा? एनर्जी का भी यही होगा,
वर्क का भी यही वर्क का होगा भी यही होगा। Mass का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही potential होगा, energy का भी होगा। इसमें और किसका होगा? एफ क्रॉस आर क्या होता है? वर्क Torque. सॉरी एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो एफ आर क्रॉस एफ और क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क का डायमेंशन भी हमारा किसके बराबर है? वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद हो गई। अब क्या याद जैसे रखना है? अब देखो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया रिवाइज कर लेना। स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो स्ट्रेन तो पावर वो डायमेंशन लेस होता है, राइट। Yes ma'am. दूसरा आता है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो गया? स्ट्रेस। स्ट्रेस के बराबर, ठीक है। और स्ट्रेस Yes, क्या ma'am. है? प्रेशर। स्ट्रेस क्या है? प्रेशर। ओके। अब सरफेस टेंशन, टेंशन टेंशन क्या हो गया? फोर्स किस पे लग रहा है? सरफेस पे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गई? सरफेस टेंशन। टेंशन। और एनर्जी बटे एरिया, ये क्या हो गई? सरफेस एनर्जी। अब याद रखो ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट क्या होगा, कैसे पूछ सकता है? करंट ग्रेडियंट पूछ लिया, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट का क्या मतलब है, कौन बताएगा? डिवाइडेड बाय। हाँ, मतलब कोई भी चीज जो है ना डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रही है। फ्रिक्शन भी हो सकता है कि फ्रिक्शन जो है डिस्टेंस पे वेरिएबल है, वेलोसिटी भी हो सकती है। तो जब भी तुम्हें किसी भी टर्म के आगे ग्रेडियंट लगा दिखे, उस टर्म को डिवाइड कर देना डिस्टेंस से, यानी लेंथ से, तो वो तुम्हें ग्रेडियंट दे देगा, ठीक है। ओके। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? याद था ये फॉर्मूला? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। उसके बाद ml2 हाँ, अब मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बोलो, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, बताओ। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला 6 पाई, फोर्स होता था ना, फोर्स 6 पाई ईटा आरवी। 6 पाई ईटा आरवी। तो यही जो ईटा है, यही क्या है? मेरा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो किसके बराबर हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन आरवी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ से इसका डायमेंशन भी। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही है थीटा, क्या? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हैं? थीटा में। थीटा का फॉर्मूला आर्क बाय रेडियस, तो ये थीटा हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर क्या होता है? डायमेंशनलेस, मैंने बोला था दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखो सबका 0 0 0। एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगल बटे टाइम, थीटा अपॉन क्या करते हैं? टाइम करते हैं ना, तो थीटा अपॉन टाइम। थीटा डायमेंशनलेस, तो क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ टी इनवर्स। क्लियर है? और क्या याद रखना है? एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवीआर भी कर सकते हो, है ना, यहाँ से भी निकाल लोगे। रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो टॉर्क कई बार ना डायरेक्ट नहीं देगा, तो टॉर्क के 2 4 नाम और देखो, क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ कपल। तो ये टॉर्क के ही नाम है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल। तो ये टॉर्क की डायमेंशन है, एनर्जी के बराबर। उसके बाद ये टॉर्क डायरेक्ट दे दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ डिस्टेंस में मेजर करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव भी एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट। देखो इंटेंसिटी का क्या होता है, मुझे बताओ। इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं?
इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी सरफेस पर जो भी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया पर कितनी कर रही है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटेंसिटी का। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसमें देखो और कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम लोगों को, वेलोसिटी पढ़ा चुके, एनर्जी पढ़ा चुके, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा चुके, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सेम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इफिशियंसी, इफिशियंसी का देखो कैसे, इफिशियंसी थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, कैसे निकालेंगे इफिशियंसी का। इफिशियंसी देखो आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं ना, कि हमने कितना काम Yes, ma'am. एनर्जी दी और कितना मुझे मिल गया, इनपुट आउटपुट कितना मिला अपॉन इनपुट, दोनों किसके टर्म्स में होते हैं, या तो वर्क या एनर्जी। तो क्या हो गई इफिशियंसी, डायमेंशनलेस है ना। इफिशियंसी नंबर ही तो है, तुम बोलते हो मैम 60% इफिशियंसी है, 50% इफिशियंसी है, तो वो नंबर होता है क्या, नंबर की कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता। तो इफिशियंसी का कोई भी डायमेंशन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बाय फॉर्मूले से, ग्रेविटी m² अपॉन r², राइट। यहां से किसका फॉर्मूला आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज प्लैंक कांस्टेंट पढ़ चुके होंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग एक बार जेईई अटेम्प्ट दे चुके हो? No, ma'am. No. अच्छा अभी 12th में ही हो सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्लैंक कांस्टेंट तो पढ़ लिया होगा कि नहीं पढ़ा अभी? Yes, ma'am. फोटो Yes, लिया ma'am. मैम। Yes, वेरी ma'am. गुड। तो देखो तुमने ये भी पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की न्यू फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी। तो एनर्जी का तुम्हें पता ही है ml/t-2, और फ्रीक्वेंसी का तुम्हें पता ही है, अपॉन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टी इनवर्स। ठीक है, तो बस अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट का। अब देखो ये जो भी स्पेसिफिक हीट आए, लेटेंट हीट आए, हीट एनर्जी, देखो अब ध्यान से देखो, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हमें एक यूनिट मास के एक यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ये होता है स्पेसिफिक हीट, है ना। पर यूनिट एनर्जी पर भाई यही तो होता है कि अगर मुझे एक मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना एनर्जी लगा, वही स्पेसिफिक हीट। तो डिवाइडेड बाय मास टेम्परेचर जरूर करना। एंट्रोपी, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। लेटेंट हीट भी हीट एनर्जी अपॉन मास, कि किसी मास को टेम्परेचर को चेंज करने पे कितनी एनर्जी आई, तो ये हो गया हीट एनर्जी। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी, कैपेसिटी और लेटेंट हीट, बाय फॉर्मूला है ये। तो अगर जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत इजी है। दूसरा किसका पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन भी इजी है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। देखो क्या होता, ये है अल्फा का फॉर्मूला, अगर याद हो तो, अल्फा, बीटा, गामा, लीनियर एक्सपेंशन, फिर हमारा आता था एरियल एक्सपेंशन, फिर एक वॉल्यूम एक्सपेंशन आता था, है ना। तो उसमें ये सारे क्या है, ये थर्मल एक्सपेंशन हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या है, क्या है बच्चों, टेम्परेचर इनवर्स। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। Kelvin. तो देखो थर्मल एक्सपेंशन केल्विन इनवर्स फॉर्मूला है, थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला केल्विन इनवर्स, ये याद रख लो। थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ केल्विन इनवर्स, ठीक है। ऊपर से थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सब तुम्हारे फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, अगर चैप्टर पढ़ा है तो फॉर्मूला याद ही होगा, ठीक है। ये वाला एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। ये सारे तुम्हारे किस चैप्टर से, वो कंडक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, बस। अब इसका आंसर करो जरा, करो फटाफट।
फिर डायमेंशंस पे आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? गैस कांस्टेंट क्या होता है? स्पेसिफिक का तो अभी कराया है, एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी का ml 2T-2 m इनवर्स टाइम का केल्विन इनवर्स, तो कितना हो गया? m तो हट गया, L2T-2 K इनवर्स। गैस कांस्टेंट का निकालो। ये तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो सही है ना? दूसरा करो, फास्ट करोगे तो मैं फास्ट बढ़ूंगी। हाँ मैम, गैस गैस कॉन्स्टेंट का भी ठीक है। ठीक है, गैस कांस्टेंट का भी Yes, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो, मैं मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई, बता दो पक्का। और कौन एग्री कर रहा है? नहीं नहीं, गैस कांस्टेंट का तो इनकरेक्ट आंसर है भाई। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सी मैम, सी। वेरी गुड, सी ऑप्शन भाई, सी है इसका। गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या निकाला है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, तो पीवी अपॉन एन टी है। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब प्रेशर वॉल्यूम का पता है, टी का केल्विन है, टेम्परेचर का इसका क्या है? मोल। तो सबसे पहली बात तो यहीं से ये देख लो कि इसमें तो मोल मिसिंग है, मोल तो होना ही चाहिए था, और तो चाहे सॉल्व करो या मत करो, तो मोल ही नहीं है तो गलत, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो, अब ये जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, ये एक बार मैं तुम्हें ये पीपीटी शेयर करूंगी, तो जो जो फॉर्मूले तुम्हें खुद से देखने हैं, एक तो कैपेसिटेंस का देखना है, उसके बाद फील्ड और फ्लक्स का फॉर्मूला देखना है, ठीक है, इंडक्टेंस, डाइपोल, ये 4 पेज है, ये देख लेना भाई, 3-4 पेज है, 5 मिनट भी नहीं लगेगी देखने में, देख लोगे खुद से, 3-4 मिनट भी नहीं लगेगी देखने में। हाँ, Yes, ma'am. फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, इससे क्या रहेगा, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशंस पे, कि डायमेंशंस से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, एक तो डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि ये क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस निकाल लो। दूसरा होमोजेनिटी, जो अभी हम लोग देखेंगे कैसे तरीके। तीसरा होता है डिराइव करना। तीसरा बोलेगा कि ये क्वांटिटी है, बताओ कि ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो इस 3 तरीके के सवाल आएंगे, तीनों तरीके के सवाल अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही चाहिए। एरर तो बहुत आसान है, तुम लोग एरर तो सॉल्व कर लोगे, सबको परसेंटाइल एरर निकालना आता है ना? एरर Yes, इजी, ma'am. डायमेंशंस देखते हैं। ये फॉर्मूलेज हैं अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का पता है, ml2T-2, तो यानी डी का फोर्थ होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाले है ना, ये किसी के आगे ना ऐसा वैल्यू बना देगा जो कि तुम्हें लगेगा अरे ये क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी से याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी का ही रहेगा, तो 1 सेकंड में तुम्हारा ऑप्शन सेकंड ठीक हो ऑप्शन। जाएगा। बस, तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से दिमाग चलाएंगे पेपर में, ऐसे ही देखो ये, और तुम्हें कुछ निकालना ही नहीं है, तुम्हें पता है टॉर्क का ml2T-2, बस फर्स्ट का फर्स्ट, ml2T-2। अच्छा, 2 के ml2T-2 है क्या? किसी और का भी यही है क्या? मैम वो फर्स्ट वाला -2 है, L-2 T-2। ओह सॉरी, ml-2 है वो, ओके गॉट इट। तो ए का बी, तो ए का बी, यानी ऑप्शन नंबर बी या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब फिर जो ऑप्शंस अलग हो उनमें से जो तुम्हें एक और आता हो, प्रेशर ग्रेडियंट का आसान है, फोर्स अपॉन एरिया करना है बस, तो सी वाला यूज कर First. लेंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत प्यार इनके ना, ये जेई का फेवरेट है ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ml-1 t-1। ये तो याद ही कर लेना, हाँ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। देखो जैसे अब यहाँ देखो फिर से इन्होंने उठा लिया कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये इनका फेमस बन चुका है। और जो ये कांस्टेंट है ये वाले भी, ये कांस्टेंट जरूर याद कर लेना, प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूला शीट लगा दिए, एक बार सबके एक बार आंखों से निकाल लेना, सॉल्व तो तुम कर लोगे। ये देखो थीटा, इसमें क्या पूछा है, अब तुमसे पूछा है डायमेंशंस निकालो एक्स के, ठीक है, और एन के। तो तुम्हें पता है थीटा कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। डायमेंशनलेस। तो देखो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, लैम्डा किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो एक्स भी क्या होना चाहिए, लेंथ, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगा और 2 पाई की कोई यूनिट नहीं है, तो एक्स लेंथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना। ऐसे ही एन टी के लिए पूछा है कि एन टी किसके बराबर होना चाहिए, नीचे लैम्डा है, तो बताओ एन टी को किसके बराबर करें कि कोई भी यूनिट ना बचे, सब कट पिट जाए। सॉरी टी तो नहीं, एन। और देखो टी भी है, टी भी अपनी एक यूनिट बनाएगा टाइम, तो एन की यूनिट क्या करें भाई, एन की यूनिट उल्टा कर दो, तो एन क्या होना चाहिए, टी अपॉन लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यस मैम। लैम्डा बाई टी यानी लेंथ, टी इनवर्स, यानी ये भी ठीक है। बट ये करेंगे तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन गलत है ना। तो ऐसे दिमाग चलाएंगे, ये निकाल लेना। हाँ अब ये देखो, ये आए हैं क्वेश्चन डायमेंशंस पे। अब बताओ कैसे करना है ये सवाल, कैसे सॉल्व करते हैं डायमेंशंस में। अच्छा मुझे ये बताओ, से डायमेंशंस जो है सेम डायमेंशंस ऐड होंगी ना, लेंथ में तुम टाइम ऐड कर सकते हो क्या, मैं तुमसे कहूँ 3 मीटर में 3 सेकंड ऐड कर दो, कर सकते हो क्या, नो मैम। नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहूँ 3 किलो में 3 सेकंड ऐड कर दो, कर सकते हो क्या, नहीं नो कर मैम। सकते। तो मैम। क्या होगा, सेम डायमेंशंस ऐड होती हैं, हमेशा याद रखना। यस जब भी माइनस और ऐड की बात होगी तो जो डायमेंशंस हैं सेम डायमेंशन विल ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सेम डायमेंशन ऐड हो सकती है और सेम डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब याद रखो अगर ये दोनों डायमेंशन ऐड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, सेम ये क्वांटिटीज। सेम क्वांटिटी। अब ये सेम क्वांटिटी को ऐड करके एक बार बताओ, इफ दिस इज लेंथ, लेंथ में लेंथ ऐड करके क्या मिलना चाहिए, लेंथ का लेंथ में, स्क्वायर। अरे 2n। स्क्वायर, 2 times length. मतलब लेंथ की क्वांटिटी मिलेगी ना, सेकंड्स में सेकंड ऐड करूंगी तो 2 सेकंड, मतलब क्वांटिटी किसकी मिली, सेकंड की। सेकंड ये। तो अगर तुम इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करके फोर्स मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी भी कैसी क्वांटिटी है, ये दोनों भी फोर्स हैं, ये दोनों भी क्या है, फोर्स। फोर्स। ये दोनों भी फोर्स हैं। क्लियर, अब ये दोनों फोर्स हैं तो हो गया तुम्हारा काम, तो बस इक्वेट कर यस दो, मैम। F इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। देखो दोनों फोर्स हैं तो F इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो ए किसके बराबर आ गया बच्चों, F अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा F है वो बी टी 1/2 है, तो B किसके बराबर हो गया, देखो F अपॉन टी यानी टाइम है ना, टाइम का आधा। तो फोर्स की क्वांटिटी देखो पता ही है तुम्हें, ml t-1 2। अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या बन गया, अच्छा बी स्क्वायर बाय ए को डिवाइड भी करना है तो कर लो, फोर्स हट ही जाएगा, है ना, फोर्स हट ही जाएगा, एफ से एफ कट गया, ये मैम क्या बच फोर्स गया, ml t-2 नहीं होता। t-2। सॉरी ml t-2 गॉट इट। अब देखो फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, बी स्क्वायर बाय ए, तुमने बी ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, इतना लेंथ, इतनी लेंथ, इतना लेंथ ही मत करो, पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, करो डिवाइड। ए की क्या है, एफ बाय स्क्वायर, बी कितना है, एफ बाय टी स्क्वायर, तो एफ बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा बी स्क्वायर ऊपर है, तो एफ स्क्वायर टी क्या, ये खाली टी हो जाएगा, ये एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दोगे,
fx² अपॉन t बचेगा शायद, राइट? Yes, ma'am. तो ये तुम्हारी डायमेंशंस हो गई b² अपॉन a की। तो ml t माइनस 2 x² l3, ठीक है, और अपॉन में t, तो t ऊपर चला जाएगा t माइनस 1, तो कितना बन गया t माइनस 3। तो इस तरीके से अब वो तो तुम कर लोगे प्लस माइनस का, है ना। बस मेन एजेंडा क्या था, तुम्हें ये याद रखना है कि सेम क्वांटिटी ऐड होंगी, माइनस भी होगा तो ये सेम ही क्वांटिटी होगी, तो मतलब ऐड करके तुम्हें वही मिलेगा जो इसके बराबर में है। ये फोर्स है, अगर मान लो ये इसके बराबर में प्रेशर होता तो ये किसकी क्वांटिटी होती, ये प्रेशर के बराबर हो Yes, sir. जाती। ऐसे समझ के करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, अरे भाई मैं ये हटाना भूल गई क्या, एक सेकंड मुझे ये रिमूव करने दो। ये तुमसे पहले भी पढ़ाया ना कि एक क्लास, अभी एक बच्चों को, अरे बाप रे, करो, सॉरी। अब मुझे बताओ इसमें क्या तरीका लगाओगे, बताओ जरा, सोचो क्या करना चाहिए। अरे प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है, प्रेशर। हाँ, तो a/v² किसके बराबर हो गया, प्रेशर। Pressure. हाँ, हाँ, तो a निकाल लो, और b किस में माइनस हो रहा है, वॉल्यूम में, तो b किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के, बस Volume. दोनों की मिल गई तुम्हें डायमेंशंस। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस में बस एक तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसके हमने बोला है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ, एक सेकेंड। डायरेक्ट डायमेंशन क्वांटिटी, तो ये होगी डायरेक्ट डायमेंशन वाली क्वांटिटी, कि तुम्हें पता रहेगा कि कौन सी क्वांटिटीज है, ठीक है। ये हो गए हमारे पहले वाले सवाल। अब देखो दूसरे तरीके के कैसे सवाल आएंगे। दूसरे तरीके का सवाल ये ऐसा हो गया, अब क्या बोल दिया इन्होंने अभी तुम्हारे पास जो डायमेंशंस थी फंडामेंटल, वो थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये थी डायमेंशन क्वांटिटी फंडामेंटल। इसने क्या बोला, अगर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को हम फंडामेंटल बना देते हैं तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, अभी तो डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m, वॉल्यूम का l3, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट अब क्या बोल दिया, अगर ये तीनों हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो कैसे हम लोग इनको करेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ, कौन बताना चाहेगा, क्या माइंड में आ रहा है, कैसे करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर असाइनमेंट नहीं करोगे तो इस क्लास से कुछ नहीं सीख के जाओगे, जो भी सीख के गए हो 10 दिन बाद भूल जाओगे, तो असाइनमेंट तो जरूर करने हैं। सोचो सोचो कैसे कर सकते हैं, कुछ मैम नहीं इनके करना। मैम सुनो, इनके डायमेंशन पुट कर करो। बस तुम्हें डेंसिटी के बराबर रखना है। देखो डेंसिटी को मैं यहाँ रो लिख रही हूँ। डेंसिटी सुनो किस किस के बराबर है, जब भी तुम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो MLT इनटू में लिखते हो ना सारी चीजें, कि प्लस में लिखते हो m प्लस l प्लस t, इनटू में लिखते हो, तो मतलब जो भी FVT का फॉर्मूला है ये इनटू में ही आने वाला है, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। अब डायमेंशन मैंने तुम्हें बताया है कि पावर होती है, बस ये करना था। फोर्स का फॉर्मूला बताओ जरा, ml t माइनस 2 -2. की पावर a। अब ये किसी में भी हो सकता है, अब तुम्हें पता है कि हम डायमेंशन फॉर्मूले को इनटू में लिखते हैं। अब कुछ भी हो, हमें बस जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनको इनटू में लिख देना, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे किसी का भी, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद हो सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वॉल्यूम का आसान है तो हमने L³ लिख दिया। टाइम का पता है मुझे, सॉरी B भी लगाना है। टाइम का T पता है, ये मैंने C इसकी पावर लगा दी। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, अब मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में। ml इनवर्स q है m1n-3। एरिया नहीं वॉल्यूम। अब क्या करो भाई, अब तो तुम्हें मैथ आती है,
अब तो मैथ आती है, इक्वेशंस को इक्वेट करना है। जैसे मास को एक साथ लिख लो, मास की पावर सिर्फ और सिर्फ ए है, ठीक है। लेंथ का देखो, अब लेंथ की कितनी है हमारे पास बच्चों, एक तो ए, यहाँ से ए आई, यहाँ से कितना आया 3b। पावर्स ऐड होती हैं, इतना तो पता है ना, मैथ आती है ना, पावर ऐड होंगी। Yes, ma'am. तो ये लेंथ हो गई। अब टाइम, टाइम का देखो कितना लिखूं बताओ। मैम बी वेलोसिटी है। B plus C. मैम बी वेलोसिटी है, वॉल्यूम। वेलोसिटी, ओहो वी वेलोसिटी है, माय बैड, सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, हो गया। तो मतलब कर लोगे ना, समझ में आ गया मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। Yes, ma'am. आगे बढ़ूं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराने हैं। तो वेलोसिटी का हो जाता है क्या, लेंथ टाइम इनवर्स, ठीक है। L1 T minus 1। -1 बस अब तुम इनको क्या करते, इनकी पावर्स लिखते और पावर को कंपेयर कर लेते। जैसे मास का ए है, तो यहाँ पे मास की पावर 1 है, तो ए की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी फोर्स का 1, फोर्स की पावर हमेशा 1 रहेगी। क्लियर। ऐसे ही हम लेंथ वाला लिख लेते, तो लेंथ का देखो ए, ऑप्शन सी मैम। हाँ ऐसे ही कर लेते ना। अब आ गया ना सबको समझ में, बढ़ लूं आगे, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से कर लेना। जब भी अब ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, कि उसने तुम्हें क्वांटिटी दे दी, तो हमेशा याद रखना हम डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते हैं, MLT, कभी भी ऐड नहीं करते। तो बस इनटू लिखो, पावर चढ़ाओ, जो निकालना है निकालो। अब देखो तीसरा तरीका, जो तीसरे तरीके के सवाल आते हैं वो आते हैं ऐसे सवाल। ये जरा मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हो, सोचो जरा कैसे कर लेंगे हम लोग, सोचो जरा भाई, क्वेश्चंस तो करे होंगे तुमने भी, सोचो कैसे कर सकते हैं। परसेंटेज। हम्म? अब एक बार जरा फॉर्मूला देखो, ये देखो डिराइव्ड, ये सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट तरीके के सवाल है। इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर छुपा होता है कोई ना कोई फॉर्मूला, ठीक है, कोई फॉर्मूला छुपा है। के से क्या है, वैल्यू ऑफ पी विल बी, के इज द डायमेंशन कांस्टेंट। कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो जरा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो जी किसके बराबर होता है, सॉरी, फोर्स किसके बराबर होता है, Gm² अपॉन R², ठीक है। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, FR² अपॉन M², ठीक है, FR² अपॉन M²। अब H देखो कि अब H का क्या करें। H किसके बराबर होता है, E इक्वल्स टू H न्यू। h म्यू अच्छा पर C के टर्म्स में है ना, एक होता है E इक्वल्स टू MC²। s मैम आइंस्टाइन वाला। हाँ तो अब क्या करें, एक तो फोर्स, एनर्जी को हम लोग फोर्स के टर्म्स में, अच्छा एक सेकेंड, इसको देखो ऐसे लिखो, FR/R अपॉन M²। FR क्या हो गया, ये F×R क्या हो गया, एनर्जी ना, कि नहीं, वर्क एनर्जी। अगर मैं डायमेंशन लिखूंगी तो सेम ही तो बनेगा। तो एक सेकेंड देखते हैं, ये एनर्जी इंटू R अपॉन M² है ना। अच्छा पर एनर्जी तो नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में है H है इंटू R भी है, तो E की जगह H न्यू या फिर MC² लिखें। इफ मास इज रिटर्न एज दिस दिस दिस, तो देखो फॉर्मूला ही है, कहीं ना कहीं से हम लोगों को यहीं से जुगाड़ बनाना है।
ई इंटू आर अपॉन एम स्क्वायर। बनाओ जुगाड़ बनाओ। मास की मास किसके बराबर होगा? देखो एम स्क्वायर, पहली बात तो जी की तो कितनी, एम स्क्वायर देखो, अगर मैं एम की टर्म्स में लिखूं एम स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर अपॉन जी, है ना? तो ग्रेविटी की वैल्यू तो -1/2 ही रहने वाली है, ठीक है। इसकी पावर पूछिए, देन द वैल्यू ऑफ पी, सी की पावर क्या रहेगी? एच न्यू लिखते हैं इसको, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी है, ई को अगर मैं एच न्यू लिखूं, एच की पावर भी 1/2 बन गई, जी की पावर -1/2 बन गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी, हाँ हो तो गया, ओ बच्चों बन गया। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना था, समझो, सुनो। अब देखो इतना इतना हमने बना लिया, अब हमें फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना है और फ्रीक्वेंसी की जगह स्पीड ऑफ लाइट लगानी है, तो कर लेंगे कि नहीं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है हमें। देखो ऐसे सवालों में ना जुगाड़ ही करना है, मतलब हमें एलिमिनेशन कर करके चलना है। जैसे मैंने यहाँ ग्रेविटी जी वाले फॉर्मूले से चली, मैंने एलिमिनेट करती गई कि एफ को एफ आर लिख सकते हैं और ये एनर्जी है। अब एनर्जी को मुझे एच की टर्म्स में लेके जाना है, तो ई लिख दिया, ई को एच न्यू लिख दिया। अब न्यू को रिमूव करना है क्योंकि फॉर्मूले में न्यू नहीं है, तो न्यू बच्चों फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, बोलो फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? सी बाय लैम्डा, यही लिख सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी यस को मैम। रिप्लेस करो। अब आंसर बताओ क्या है, आया कि नहीं आया? मैम बट लैम्डा नहीं है ना क्वेश्चन में तो। हम्म, हाँ हाँ, इससे आधा बन रहा है, आधा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा? -1/3। सी की वैल्यू -1/3 थोड़ी आ रही है। सी की वैल्यू, भाई सी की वैल्यू तो 1/2 आ रही है ना, ये एम स्क्वायर नहीं है, ये एम स्क्वायर, इसमें 1/2 करोगे, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लिख दिया। अब इसको हटा दो, लैम्डा नहीं है कोई बात नहीं, कोई कांस्टेंट भी तो है ये एक के, हमें क्या पता ये के कांस्टेंट कौन सा है, राइट? अब इसमें 1/2 चढ़ाऊं तो देखो, मुझे एच की वैल्यू 1/2 मिल गई, मिल गई, जी की वैल्यू -1/2 मिल गई, मिल गई, तीसरी वैल्यू क्या बची? सी। तो सी की पावर कितनी आ रही है? 1/2, हाँ या ना? अब जो, मान लो जो ये लैम्डा की बात कर रहा है, यही लैम्डा कांस्टेंट हो, हमें क्या मालूम, मेरे तो 3 वैल्यूज आ गई ना बराबर वाली, तो सी की वैल्यू कितनी बन गई? 1/2, बोलो। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें बच्चों एलिमिनेट करना है, हो सकता है तुम कुछ और फॉर्मूले लगा के भी करते जाओ, बिल्कुल हो जाएगा। मुझे मैंने अब ये मेरे से ये हुआ तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। के कांस्टेंट है तो हम लोग कांस्टेंट को हम लोग नहीं गिनेंगे, क्लियर? यस मैम। यस मैम। इन्होंने पता नहीं क्या किया है, मुझे नहीं आइडिया इनका। आंसर 1/2 है, बट ये वाला देखो मुझे नहीं, ये मेथड मत करना जो ये किया है ना, फॉर्मूले से करना। अगर एमएलटी में फंसते जाओगे ना तो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ये हम लोग एकदम लास्ट में निकालेंगे। ये इस तरीके से मत चलना कभी भी, हमेशा फॉर्मूले को डिराइव करते चलना, जैसे ये मैंने किया है, फॉर्मूले डिराइव करते गए, जो वैल्यू आती गई वो सॉल्व कर गया, क्लियर है? तो फॉर्मूले से हम लोग चलेंगे सवाल में, जैसे कि तुम एक बार मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये वाला करो, चलो ये भी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूला से करो। फॉर्मूला ढूंढो किसका बना सकते हो। अब ये देखो, E इज द चार्ज और दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, ये किसके फॉर्मूले में आता है? एप्सिलॉन नॉट और चार्ज एक साथ,
इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस, मतलब फॉर्मूला मिल गया, पकड़ लो फॉर्मूले को। और फिर देखो कि एच और सी कैसे हम लोग उसमें एंट्री करा सकते हैं। तो ये जुगाड़ सवाल है, जुगाड़ लगाना है तुम्हें। करो करो एक बार, चलो। अब फोर्स और एनर्जी तुम्हें पता ही है, देखो फोर्स और एनर्जी में ही दिया हुआ है यहाँ भी। यहाँ से फोर्स आएगा और एच सी से क्या आएगी, एनर्जी। तो एनर्जी और फोर्स को कन्वर्ट करना आसान है, इसलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ रहे हो। करो एक बार इसको, चलो। अब मुझे आंसर बताओ इसका। फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। करो, ट्राई करो, या फिर घर पे कर लोगे, मैं आगे बढ़ूं। मुझे पता है तुम करोगे, तुम्हें करो, यहीं पे करो। और सुनो, अगर कोई किसी को लगता है कि मुझे डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं, तो वो क्या कर सकता है, ई की वैल्यू लिख लो एमएलटी में, एप्सिलॉन नॉट की लिख लो, एच की लिख लो एमएलटी में, और फिर उनको इक्वेट कर लो। जिसको आते हैं फॉर्मूले, नहीं आते तो फिर यही इजी तरीका है। क्लियर है, चलो। यस मैम। ये कर लेना भाई, है ना, एक बार करके देखना। जैसे देखो इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने क्या करा है, ये इन्होंने किया है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको सबके फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो ये सबके फॉर्मूले लिखते जाओ और फिर उनकी ये इक्वेशंस को ऐड करते जाओ। ऐसे कर लो, कर लोगे कि याद रहेगा फॉर्मूला? मुझे तो नहीं लगता किसी को याद रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड विल वर्क, कि फॉर्मूले में एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं। अब बात आती है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ नियम हैं हमारे पास, देयर आर सम रूल्स, है ना। रूल्स बताओ, कौन बताएगा? जो भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, ये सारी कैसी हैं? ऑल आर सिग्निफिकेंट। यस, ऑल आर सिग्निफिकेंट। सेकंड, जीरो डिजिट ओनली 3 लास्ट में, सिग्निफिकेंट फिगर। अरे नहीं, सुन तो लो। अच्छा, जीरो डिजिट जो भी लास्ट में लगेंगी, अगर जीरो डिजिट बिहाइंड द नंबर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये देखो नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ, तुमने लिखने बैठोगे तो कल हो जाएगा। देखो 1 2 3 सारी कैसी डिजिट्स हैं? नंबर वाली। तो कितने डिजिट हो गए ये? 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसी होंगी? 5। अब देखो डबल जीरो है, पर ये डबल जीरो देखो हमारे किसके बीच में आ रहा है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो सैंडविच हो गई जीरो। तो जब जीरो सैंडविच हो जाए नॉन डिजिट्स के बीच में, तो वो काउंटेबल होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये कितनी होगी? 5, ठीक है। अब ध्यान रखो जो लीडिंग जीरोज हैं, ये क्या है? लीडिंग जीरोज। ये कैसी होती हैं? आर नॉन सिग्निफिकेंट। फिगर्स। आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं होता। भाई मैं तुमसे कहूँ कि 1000 रुपए ले लो, अब मैं उनके आगे जीरो जीरो लगा दूं, तो 1000 रुपए कुछ कीमत ही नहीं रहेगी, है ना। तो आगे वाली डिजिट्स हम नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 3। वेरी गुड। अब सुनो, इन डबल जीरोज की रियल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। ये मैम अगर पीछे पीछे जीरो लगाते जाएं तो संख्या बहुत बड़ी होती जाएगी, पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनका कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं है ना। तो पीछे आप कितनी भी जीरो लगाते जाओ नॉन काउंटेबल है। तो यानी लीडिंग जीरोज और लास्ट वाली जीरोज ये हमें सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देंगे। तो यहाँ भी कितने हैं? 3 है, ठीक है। अब बात आती है मैडम पॉइंट में कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद की जीरो सारी वैल्यू देंगी, मतलब पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो लगाते जाओगे सारी काउंट होंगी। तो यहाँ कितनी है? 5। मतलब पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू बढ़ गई, पीछे लगाया है तो। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के
बाद मतलब पहले 0 है ना ये, मतलब पॉइंट के बाद। अब मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, अब पॉइंट लगा के 0 0 है, तो ये जितने भी 0 लगाओगे ना सारी काउंट होंगी। अब ये लीडिंग जीरोस हैं, जैसे ये 1 2 के आगे है, तो ये वाली जो जीरोस है ना ये नहीं काउंट होंगी, ठीक है, क्योंकि ये आगे लगी है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आगे लगी हुई है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आगे वाली जो जीरोस है ना, लीडिंग जीरोस, वो काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ अभी भी कितना है, 2। 2 ये याद रखो, पॉइंट के बाद हम लोग सारी कैलकुलेट करेंगे, बट पॉइंट से जो पहले हैं 0 वो नहीं कैलकुलेट होंगे। अब देखो ऑप्शंस देखो, ये देखो जरा, इसमें कितनी है, 4 वेरी गुड। इसमें बताओ, 3 1 2 3, आगे वाली वो काउंट 3। चलो इसमें बताओ, 6 पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला है, पॉइंट के बाद सारी काउंट होंगी, है ना, पॉइंट के बाद सारी काउंट होंगी। 6 और ये वाली तो बस सैंडविच हो रखी है, तो ये भी काउंट होगी, तो ये कितनी Yes, होगी, ma'am. 6। 6 अब यहाँ देखो, यहाँ जो आगे वाली है ना, हाँ 5 5 5 5, वेरी गुड, वेल डन। तो पीछे वाली सारी काउंट होंगी, आगे वाली कोई भी काउंट नहीं होगी। क्लियर। अच्छा आप मुझे जरा इसका बताओ, 4 5 6 0 0.00, चलो 7 अब ये वाली जीरोस काउंट होंगी, देखो ये वाली होंगी क्या काउंट, यस मैम क्यों, कौन सा रूल लगाया, पॉइंट से पहले सैंडविच सैंडविच कहाँ हुई है, तो ये तो 0 0 के बीच में, सैंडविच रूल नहीं है ये, सैंडविच कहाँ हुई, नॉन जीरो डिजिट के बाद है ये। बट देखो मैंने यहाँ बताया था नॉन जीरो डिजिट के अगर आप ये पीछे लगाओगे तो ये काउंट नहीं होंगी। डेसिमल भी तो है। डेसिमल भी है। हाँ ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ऐसी जो संख्याएं हैं बच्चों ये काउंट होंगी, ठीक है। अब तुम्हारी जो लास्ट वाली जो जीरोस है ना, अब ये तुम्हारी काउंट होंगी। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट 7। क्लियर, वेरी गुड। तो ये होगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बहुत इजी है। अब आते हैं राउंड ऑफ पे। क्लियर, राउंड ऑफ Yes, मुझे ma'am. बताओगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, पहले राउंड ऑफ सीखते हैं फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखते हैं। राउंड ऑफ बताओ, ये अगर लास्ट में 3, अगर 5 से कम होती है लास्ट डिजिट तो क्या करते Yes, हैं, ma'am. लास्ट Ma'am. डिजिट 5 से कम है तो पुराना वाला एज इट इज लिख एज देते इट हैं, इज है ना? Yes, ma'am. हाँ तो ये हो गया 14.6। लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो क्या करते हैं, लास्ट वाले में एक एक जोड़ Add कर देते हैं। एक जोड़ देते हैं, वेरी गुड। तो 14.8 हो गया, है ना, ठीक है। अब ये देखो, अगर लास्ट 14.7 मैम। लास्ट वाले डिजिट 14.7. में ऐड करते हैं, यस करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट वाले डिजिट में ऐड करेंगे तो 7 हो। याद रखना पुरानी वाली डिजिट में नहीं, जो उसकी प्रीवियस वाली है उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ देखो जरा, अब अगर ये खुद 5 है, लास्ट की डिजिट खुद 5 है तो क्या करते हैं, हाँ भाई बोलो, ऐड लास्ट अब करते हैं इवन ऑड। क्या करते हैं, इवन ऑड, जैसे कि 5 से पहले अगर आपके पास इवन नंबर है तो प्लस तो हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देते हैं, इसको भूल जाओ। अगर ऑड नंबर है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पुरानी डिजिट में। तो ये हो गया 14.8, ठीक है। तो अगर 5 आता है तो वहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी तो तुम्हें पता है। तो 5 वाले में इवन वाला एज इट इज लिख देंगे और ऑड वाले में लास्ट वाले डिजिट में +1 कर देंगे, ठीक है। अब आओ देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कई बार बच्चे ना ध्यान नहीं देते, ये छोटी छोटी चीजें। कई बार तुमको एडिशन दे देंगे 3 4 5, बोलेंगे फाइनल आंसर या तो 39.2 39.20, है ना, कुछ इस तरीके से तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब उन ऑप्शंस को कहीं कैसे पहचाने कि कितने राउंड ऑफ में मुझे आंसर चाहिए, कितने डिजिट्स में चाहिए। तो ध्यान दो, जब भी हम सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब हम करते हैं तो किस चीज का ध्यान रखते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास 3
वैल्यूज है, 1 2 एंड 3, 3 वैल्यूज है। देखो मैं 3 क्लास ले रही हूँ फिर भी मेरी आवाज निकल रही है, और तुम लोग यस मैम। ठीक है। पहली वाली में कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट? 4 4 पॉइंट के बाद एडिशन और Two. सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद मुझे बताओ, 2 2 टू यहाँ पॉइंट के बाद 1, वन यहाँ पॉइंट के बाद 2। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद में लीस्ट नंबर देखेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना है। तो लीस्ट कितना आया? 1। 1 यस। तो अब मुझे जो आंसर चाहिए ना वो मुझे पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए होगा, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को याद रखेंगे कि डेसिमल प्लेस पे लीस्ट नंबर कितना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे फाइनल आंसर इन तीनों को ऐड करके आया ये 369.76, पर यहाँ तो मेरे पास 2 हैं। अब बाय रूल क्या कहता है कि लीस्ट होना चाहिए, तो लीस्ट कितना है? 1 है ना। तो अब इसको हम लोगों को ट्रांसफर करना है पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू में। तो कैसे करेंगे? देखो ये 5 से बड़ा है 6, तो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो 369.8। 8 तो ये एक वैल्यू। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद वाली नंबर्स गिनेंगे और जो सबसे कम नंबर है उतने में ही पॉइंट को रखेंगे। क्लियर है? यस Yes, अब yes, देखो, यस मैम अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर में देखते हैं। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर होंगे तीनों में, तो फिर 2 डिजिट में आएंगे, फिर 1 डिजिट में। मतलब समझी नहीं, दोबारा बोलो। पॉइंट के बाद अगर अगर सारे 2 नंबर होंगे, सेम, सभी 2 हैं, तो फिर 2 ही रखेंगे ना। अगर सारे 2 हैं फिर 2 ही रखेंगे। अगर दोनों सेम हो तो दोनों सेम मैं समझी नहीं, दोनों आप कैसे पूछ रहे हो? बताओ एक बार, कैसे, क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो। जैसे कि यहाँ पे 349.0 है, इसके 349.01 हो जाए, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, हाँ और बाकी 2 डिजिट्स में भी 2 सिग्निफिकेंट है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? अब 2 ही लेंगे ना, अब हमारे पास है ही नहीं मिनिमम वाला कुछ, है ना। अब मेरे पास कोई मिनिमम डिजिट है ही नहीं, लीस्ट। अब तो सब बराबर है, तो लास्ट में 2 छोड़ेंगे, ठीक है, फिर 2 ही छोड़ेंगे। ओके मैम। तो लीस्ट अगर नंबर मिल रहा है तो लीस्ट में छोड़ेंगे, अगर सब बराबर मिल रहे हैं तो फिर उतना ही नंबर में छोड़ के आएंगे। अब लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, एडिशन में तो पॉइंट के बाद वाली गिनी है, यहाँ पर टोटल गिनेंगे। जैसे यहाँ कितनी डिजिट है? 3। 3 यहाँ भी कितनी है? 3 यहाँ कितनी है? 2। भाई अब देखो ये पॉइंट के आगे वाली किसने गिन ली? ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल, अब टोटल में से लीस्ट देखेंगे, तो लीस्ट कितनी है? 2। तो अब हम जो हमें फाइनल आंसर लाना है वो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। जैसे देखो इतना बड़ा आंसर आया, इसको अब कर दो कितने में? सिर्फ और सिर्फ 2 में। तो कैसे करेंगे? देखो 2.5, ये 7 है, तो मतलब लास्ट वाले में एक ऐड कर देते हैं, 2.57, है ना। अब Yes, और ma'am. अभी और हमें करना है, तो ये 7 है, तो लास्ट वाले में फिर ऐड कर दो, तो 2.6। 6 तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में टोटल देखेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाला देखेंगे। क्लियर? यस मैम। अब उसके बाद है एरर। तो एरर मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में कोई डिफरेंस तुम्हें कुछ ज्यादा गलती होती होगी। एरर्स तो भी बहुत इजी है, कि नहीं है? अगर एरर्स में दिक्कत है तो बोलो। वर्नियर कैलिपर नहीं करवाओगे? हाँ, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू स्क्रू गेज। गेज। देखो मैं अगर उसे कराने बैठूंगी तो एक क्लास और चली जाएगी। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें ना, मैंने अभी अगली क्लास में पढ़ाया है, मैं उसका तुम्हें वीडियो दे सकती हूँ रिकॉर्डेड। यस वो मैम। चलेगा क्या? रिकॉर्डेड ma'am. वीडियो? ठीक, Yes, तो मैं ma'am. तुम्हें वीडियो रिकॉर्डेड दे दूंगी। अगर टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें एक क्लास लेके समझा भी दूंगी, ठीक है? ओके मैम। चलो, बाय एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।
हाँ अनु पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अनु बोलो। अच्छा कुछ नहीं था, ठीक है, बाय बाय।